हूँ कि कोई भी उप मुख्यमंत्री चुप मुख्यमंत्री होता है, उप मंत्री क्या होता है? सर क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या नई पार्टी? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। जदयू छोड़ रहे हैं क्या? आपने कहा था कि जिसको छोड़ना है वो छोड़े ना। जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया, वो न जदयू छोड़े। जदयू बिहार पीपुल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय के बाद जदयू बना। बिहार में जो एनडीए बना, जो संपूर्ण देश में एनडीए की नींव पड़ी, वैशाली की जीत के बाद तो ये थे आनंद आनंद मोहन आज पटना में गरज रहे थे। आज इन्हीं की पुरानी कहानी बताऊंगा। पसंद आए तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो 90 का दशक जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे आनंद मोहन, बंदूकों की गूंज और वैशाली उपचुनाव की सियासी लहर जिसकी आड़ में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। आनंद मोहन आज फिर सुर्खियों में है। उनकी ताज़ा नाराजगी ने बिहार की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। वह जेडीयू पर नीतीश कुमार की तपस्या पर पानी फेरने और पार्टी के कथित थैली शाहों को निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी को कुछ लोगों ने बेच दिया। उनकी नाराजगी की मुख्य वजह आप जानते हैं, उनके बेटे चेतन आनंद को नई सरकार में मंत्री पद न दिया गया, यही है। लेकिन इस ताज़ा घटनाक्रम और 1994 के इतिहास के झरोखे से ये समझना बेहद दिलचस्प है कि आज के दौर में आनंद मोहन बिहार की राजनीति में कितने प्रासंगिक रह गए हैं। 1994 का वह दौर बिहार की सियासत का सबसे गर्म और हिंसक दौर था। लालू यादव का अभेद्य किला अपने चरम पर था और उसे चुनौती देने के लिए आनंद मोहन ने अपनी ताकत झोंक दी थी। वैशाली लोकसभा का वह उपचुनाव महज एक सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि वह लालू राज के खिलाफ अगड़ी जातियों और सवर्णों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के उस काउंटिंग सेंटर के बाहर मैं खुद मौजूद था। जी हाँ, तब आरडीएस कॉलेज से इंटर साइंस की पढ़ाई कर रहा था। 90 के दशक में मुजफ्फरपुर का आरडीएस कॉलेज हो या लंगट सिंह कॉलेज हो, पढ़ाई से ज़्यादा चर्चा वहाँ राजनीति की हलचल होती थी और छात्र राजनीति की होती थी। तो काउंटिंग के पूरे दिन बिहार के एंटी लालू वोटरों की निगाह मुजफ्फरपुर की तरफ टिकी थी। चुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का मुकाबला कांग्रेस की कद्दावर नेता किशोरी सिन्हा से था। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी और दिग्गज राजपूत चेहरा मानी जा रही थी। यह लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी थी क्योंकि लालू यादव ने पर्दे के पीछे से किशोरी सिन्हा को समर्थन दे रखा था। वो सिर्फ इसलिए कि आनंद मोहन के उभार को रोका जा सके। और आज के दौर की तरह तब ईवीएम नहीं थे कि 2-3 घंटे में नतीजे आ जाएं। बैलेट पेपर की गिनती की प्रक्रिया बेहद धीमी और तनावपूर्ण थी। आरडीएस कॉलेज में पढ़ाई तो वैसे भी नाम मात्र की होती थी, इसलिए बिना समय की परवाह किए मैं भी उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए वहीं डटा रहा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा वैसे वैसे काउंटिंग सेंटर के बाहर हुजूम की धड़कनें तेज होने लगी। गेट के ठीक सामने एक मकान था जहां आनंद मोहन और लवली आनंद खुद मौजूद थे, एलिस कॉलेज के गेट के बाहर। शाम ढलते ढलते ये पूरी तरह साफ हो गया कि लवली आनंद ने एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। जीत की घोषणा होते ही जो मंजर दिखा वह आज की बिहार की राजनीति की कई गिनी चुनी यादों में दर्ज है, जो मैंने खुद देखा था। अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए, रौबीली मूछों और कड़क आवाज के मालिक आनंद मोहन जब उस दिन घर से निकले तो उस घर से निकले जहां काउंटिंग हो रहा था, पूरा इलाका आनंद मोहन जिंदाबाद और लवली आनंद जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भीड़ के उस बेकाबू जोश और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आनंद मोहन ने सीधे मीडिया और जनता के सामने अपनी कड़क आवाज में जो हुंकार भरी वह एक बयान नहीं बल्कि लालू की सत्ता को सीधी चेतावनी थी। आनंद मोहन ने सीधे कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, 6 महीने में हम बिहार के सीएम होंगे। ये वो पल था जिसने बिहार के कसमसाए और डरे हुए सवर्ण समाज में एक नई जान फूंक दी थी। उन्हें लगा था कि लालू के भूरा बाल साफ करो वाले दौर में उन्हें एक ऐसा मसीहा मिल गया है जो लालू को उसी की भाषा में, उसी की शैली में खुली चुनौती दे सकता है। सनद रहे कि उसी चुनाव परिणाम के कुछ महीने बाद मुजफ्फरपुर के भूमिहार डॉन छोटन शुक्ला की हत्या होती है। 5 नवंबर 1994 की शाम छोटन के जनाजे में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया उग्र भीड़ के हत्थे चढ़ते हैं और बाद में आनंद मोहन इसी केस में सजा याफ्ता होते हैं, लेकिन तब वो अगड़े के मसीहा बनते हैं।
जब हम 1994 के इस किस्से को आज के घटनाक्रम से जोड़कर देखते हैं तो आनंद मोहन का दर्द और उनकी झुंझलाहट को समझना आसान हो जाता है। आज जब आनंद मोहन कहते हैं कि बिहार में एनडीए वैशाली की 1994 की जीत के बाद मेरी बदौलत बना था, जब मेरी बिहार पीपुल्स पार्टी का समता पार्टी में विलय हुआ था, तो वो दरअसल इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला दे रहे होते हैं। वो आज की पीढ़ी और नीतीश कुमार को याद दिलाना चाहते हैं कि जब नीतीश की समता पार्टी 1995 में महज 7 सीटों पर सिमट गई थी, उसके 271 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, तब आनंद मोहन का बाहुबल और उनकी पार्टी का जनाधार ही था जिसने बाद में नीतीश कुमार को पैर जमाने की जमीन दी। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के गेट पर जब वो आनंद मोहन खुद को अगला सीएम घोषित कर रहे थे, आज 32 साल बाद वो अपने बेटे चेतन आनंद को एक अदद मंत्री पद न मिलने पर बगावत के लिए मजबूर हैं। समय का चक्र देखिए कि जिस वैशाली और मुजफ्फरपुर की धरती ने उन्हें रॉबिन हुड बनाया, आज उसी अतीत की दुहाई देकर वे अपनी बची खुची राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। इतिहास गवाह है कि राजनीति में अतीत के कर्ज पर ज्यादा दिन दुकानें नहीं चलाई जा सकती और आनंद मोहन की मौजूदा नाराजगी इसी कड़वी हकीकत का सबूत है। अब कुछ चीजों पर फैक्ट पर देखिए कि क्या आनंद मोहन का वजन बरकरार है। आनंद मोहन का यह दावा ऐतिहासिक तौर पर तो गलत नहीं है कि उन्होंने एनडीए की बुनियाद में भूमिका निभाई, लेकिन 94 और आज के समय में जमीन आसमान का फर्क है। तब अगड़ी जातियों का स्वाभाविक आक्रामक जनसमर्थन था। आज का वोटर बाहुबली या अतीत के रॉबिन हुड वाली छवि से प्रभावित नहीं होता। नीतीश की मदद बनाम आनंद मोहन का दबाव। ये भी समझिए कि जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को जेल से किसने बाहर कराया। 2 अप्रैल 2023 में वो जेल से बाहर आते हैं, एक बड़ा राजनीतिक कदम था। नीतीश कुमार ने पूरे जेल मैनुअल को बदल दिया और ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या वाले क्लॉज को हटा दिया। इसमें सारे लोगों को, नेताओं को शामिल कर दिया ताकि आनंद मोहन बाहर आ सकें। हालांकि नीतीश कुमार ने भी यह तपस्या या उपकार अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि उनको भी जरूरत थी राजपूत वोटों को साधने की और आरजेडी के खिलाफ एक मजबूत सवर्ण चेहरा खड़ा करने की। बदले में क्या मिला? आनंद मोहन ने अपनी वफादारी बदली। अपनी पत्नी लवली आनंद उनकी लोकसभा पहुंची, बेटा चेतन आनंद विधायक बना, लेकिन आनंद मोहन की महत्वाकांक्षा कहीं इससे बड़ी थी। वो अपने बेटे के लिए नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद चाहते थे और उनको लगा कि शायद सम्राट चौधरी जब सीएम बने हैं नीतीश के हटने के बाद, तो वहां उनको, उनके बेटे को ये मंत्री पद मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि बीजेपी और एनडीए सरकार ये मानती है कि आनंद मोहन के परिवार को पहले ही पर्याप्त राजनीतिक हिस्सेदारी दी जा चुकी है। अब इसीलिए आनंद मोहन तिलमिलाए हुए हैं, राजपूत स्वाभिमान और जातीय गोलबंदी का कार्ड खेल रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है, जेडीयू में करोड़ों में मंत्री पद बिक रहे हैं। मतलब सिंपल है कि वो अपने को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। अगर एक लाइन में कहें तो आनंद मोहन आज बिहार की राजनीति में किंग मेकर कतई नहीं है। वे किसी गठबंधन को अपने दम पर चुनाव नहीं जिता सकते, लेकिन वो नाराज होकर अलग रास्ता चुनते हैं तो जरूर है कि एनडीए के कुछ सवर्ण वोट छिटका सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी मौजूदा प्रासंगिकता महज एक प्रेशर ग्रुप के नेता के रूप में बची है, जो अपने परिवार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अतीत के गौरव का सहारा ले रहा है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।